बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को लोग ऑपरेटर कह के पुकारने लगे। बांग्लादेश में तमाम इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी शट डाउन कर दिया गया। मुल्क भर में भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और देखते देखते ये प्रोटेस्ट एक भयानक शक्ल इख्तियार कर लेता है। बांग्लादेश की सरकार इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज कर देती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट रुकने के बजाय बढ़ता ही चला जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मुल्क छोड़कर जाना पड़ जाता है। बज़ाहिर चंद स्टूडेंट्स के जरिए स्टार्ट किया गया ये प्रोटेस्ट कैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर कर देता है। बांग्लादेश की सरकार को इन प्रोटेस्ट की वजह से क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ा और आखिर इन प्रोटेस्ट के पीछे असल वजह क्या थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बांग्लादेश में इन प्रोटेस्ट की असल वजह है रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी गवर्नमेंट के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके मुताबिक 56% जॉब्स रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए। इट मींस दैट कि सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। इस कोटा सिस्टम में जो मेजोरिटी रिजर्वेशन है वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए है। इन सारी चीजों को थोड़ी अच्छी तरह समझने के लिए हमें बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस से पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त बांग्लादेश नाम की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी, बल्कि पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। उस वक्त बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। 1947 में पाकिस्तान जब आजाद हुआ उसके बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई। जैसा कि लैंग्वेज की बेसिस पर ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग बंगाली बोला करते थे, करीब 90%, और सिर्फ 10% से भी कम लोग ऐसे थे जो उर्दू लैंग्वेज में बात किया करते थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी थी। 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे और सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ईस्ट पाकिस्तान को दी जाती थी। ये डिस्क्रिमिनेशन 23 सालों तक चलती है, लेकिन 1970 के इलेक्शंस में कुछ ऐसा होता है कि बांग्लादेश के लोग आजादी के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। साल 1970 के इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी और वेस्ट पाकिस्तान के पास 138 सीट्स थी। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली वेस्ट पाकिस्तान के ज्यादा थी, इसलिए इनकी असेंबली में सीट्स भी ज्यादा थी। और जब 1970 के इलेक्शंस होते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान की फेमस पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग इलेक्शंस जीत जाती है, जिसको उस वक्त के फेमस लीडर शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे। ये जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अभी मुल्क छोड़कर गई है, ये इन्हीं के फादर थे। इन इलेक्शंस में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग 167 सीट्स जीत जाती है, जबकि पाकिस्तान नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स थी 300 थी, जिनमें से 167 यानी आधी से भी ज्यादा सीट्स ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी को मिली थी। जिसका मतलब था कि अवामी लीग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती है। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याहिया खान, जो उस वक्त पाकिस्तान में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो इलेक्शन रिजल्ट्स को मानने से मना कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के जरिए। और 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी स्पीच में पाकिस्तान से अलहदा होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान की काफी जगहों पर लहराया गया। और इसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया वेस्ट पाकिस्तान के जरिए, ताकि ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग होने से रोका जा सके। बांग्लादेश की आजादी की ये जंग अगले 9 महीने तक चलती रही, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री की कई यूनिट्स ने आजादी पाने के लिए एक अलग फोर्स बना ली, जिसको मुक्ति बाहिनी या फिर फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में वो ग्रुप जो नहीं चाहता था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो, उनको रजाकार कहा जाने लगा। इसी दौरान मिलिट्री ने शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट कर लिया ताकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने से रोका जा सके। और इसी के बाद ही था कि 1971 ने हमें बांग्लादेश लिबरेशन वॉर देखने को मिली और इस जंग के आखिरी 2 हफ्तों में इंडिया की सपोर्ट भी बांग्लादेश को हासिल हो गई। और इसी के चलते 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। 1971 की जंग में एग्जैक्टली क्या हुआ था इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे।
बांग्लादेश के आजाद होने के बाद ईयर 1971 में बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी भारी वोटों से जीतती है और शेख मुजीबुर रहमान पीएम बन जाते हैं और इनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। पीएम बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले उन पार्टीज को बैन किया जो प्रो पाकिस्तानी और एंटी इंडिया थी, जैसा कि जमात इस्लामी, और उन सब लोगों को सजाएं सुनाई गई जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में। ईयर 1972 में शेख मुजीबुर रहमान एक ऐसा कदम उठाते हैं जिससे मुक्ति बाहिनी का ग्रुप, जिनको फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है, उनको बहुत फायदा होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज के ऑर्डर से बांग्लादेश सिविल सर्विस BCS में कोटा लेकर आए फ्रीडम फाइटर्स के लिए, और यही वो कोटा है जो बांग्लादेश में आजकल हो रहे प्रोटेस्ट के पीछे रूट कॉज है। इस कोटा में 30% जॉब्स रिजर्व रखी गई फ्रीडम फाइटर्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशन है, जैसे 10% औरतों के लिए और 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% कोटा है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज हो। इन सबको समाप्त किया जाए तो टोटल 56% बनता है। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी जॉब्स हैं जो मेरिट की बेसिस पर हैं। अब चूंकि बांग्लादेश एक नया मुल्क ही बना था, इसलिए बांग्लादेश की हालत काफी खराब हो जाती है और भूखमरी की सूरत हाल पैदा हो जाती है और लोग आजादी को छोड़कर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी के खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और 1975 तक आते आते सिचुएशन और भी खराब हो जाती है और बांग्लादेश की इकोनॉमी जमीन पर आ जाती है। फिर 15 अगस्त 1975 को आर्मी के कुछ लोग शेख मुजीबुर रहमान के घर में घुसते हैं और उनका असैसिनेशन कर देते हैं, और सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि करीब उनकी फैमिली के 17 लोगों की भी जान ले ली जाती है। इस इंसिडेंट के बाद शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली का कोई मेंबर तो नहीं बचता, लेकिन उनकी 2 बेटियां जो जर्मनी गई हुई थी वो बच जाती हैं, जिनका नाम था शेख हसीना और शेख रिहाना। शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद 7 नवंबर 1975 को जियाउर रहमान बांग्लादेश के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं और यहीं पर हमारी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। जियाउर रहमान एक सीनियर मिलिट्री कमांडो थे जिन्होंने बांग्लादेश की मिलिट्री को लीड किया था 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ, और ये शेख मुजीबुर रहमान के एक बहुत ही करीबी साथी भी थे। करीब 2 सालों तक जियाउर रहमान बांग्लादेश के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं और फिर 21 अप्रैल 1977 को ये अपनी पावर का यूज करते हुए बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, और अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने मजबूत बनाने के लिए जमात इस्लामी के साथ अलायंस बनाए। वही जमात इस्लामी जिसको शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी के बाद बैन कर दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी वही ग्रुप था जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के खिलाफ था। फिर ये 1979 में BNP और जमात इस्लामी साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं और 300 सीटों में से 207 सीटें लेकर ये इलेक्शंस जीत जाते हैं। इन इलेक्शंस के 2 सालों के बाद 30 मई 1981 को आर्मी का एक पावरफुल ग्रुप जियाउर रहमान का भी असैसिनेशन कर देता है और इनका भी तख्ता पलट जाता है। जियाउर रहमान के असैसिनेशन के बाद आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद इरशाद पावर में आते हैं और मार्शल लॉ लगा देते हैं। अब शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान दोनों की जान जा चुकी थी और अब इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई लीडरशिप नहीं बची। जियाउर रहमान के असैसिनेशन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनती है उनकी वाइफ खालिदा जिया। दूसरी तरफ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी ईयर 1981 में शेख हसीना वापस आती हैं और अपने फादर की पार्टी अवामी लीग की प्रेसिडेंट बन जाती हैं। यहाँ तक आपको बताते चले कि ये दोनों औरतें एक दूसरे के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। एक एंटी इंडिया थी और दूसरी प्रो इंडिया, और ये दोनों बांग्लादेश की मेन पार्टीज की लीडर थी। अगर उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो ये दोनों ही औरतें पावर से बाहर थी और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इरशाद रूल कर रहे थे। अब अपनी कहानी में थोड़ा आगे चले तो ईयर 1990 में खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर प्रोटेस्ट शुरू कर देती हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इरशाद के खिलाफ। ये दोनों डिक्टेटरशिप को मुद्दा बनाकर प्रोटेस्ट करती हैं, जिसके नतीजे में आर्मी चीफ इरशाद को मुल्क छोड़कर जाना पड़ता है। अब इसके बाद ईयर 1991 में इलेक्शंस होते हैं और शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ती हैं। इन इलेक्शंस में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP जीत जाती है, क्योंकि उनको जमात इस्लामी का सपोर्ट भी हासिल था। अब खालिदा जिया के PM बनने के बाद शेख हसीना इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देती है और उनको डिक्टेटर कर पुकारती है। जितने टाइम खालिदा जिया PM बनी रहती है, शेख हसीना इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती है। इसके नतीजे में ईयर 1996 के इलेक्शंस में शेख हसीना बांग्लादेश की PM बन जाती है और करीब 1 साल बाद ईयर 1997 में शेख हसीना एक बहुत ही अहम फैसला लेती है।
ये फैसला उस कोटा से रिलेटेड था जो उनके फादर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत ही कम फ्रीडम फाइटर्स बचे थे, तो वो ये कोटा उनके बच्चों के लिए भी एक्सटेंड कर देती हैं। और इस फैसले के बाद खालिदा जिया शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देती हैं और उनको डिक्टेटर कर पुकारती हैं। और जिसके नतीजे में 2001 में जब इलेक्शंस होते हैं तो वो खालिदा जिया जीत जाती हैं और पीएम बन जाती हैं। लेकिन इन इलेक्शंस के रिजल्ट पर शेख हसीना रिसर्च पेपर्स रिलीज करती हैं जिनमें वो खालिदा जिया पर धांधली का इल्जाम लगाती है। और काफी टाइम तक इन दोनों के दरमियान इश्यूज रहते हैं और बहुत अलग अलग एलिगेशंस लगते हैं। और इसके बाद शेख हसीना एक बार फिर से पावर में आ जाती है। लेकिन इस बार शेख हसीना पावर में आने के बाद कुछ ऐसा करती है कि वो कभी पावर से नहीं हटती। लेकिन 2024 में ऐसा क्या होता है कि शेख हसीना को खुद ही बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ता है और उनकी जगह बांग्लादेश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस बनते हैं। आखिर ये मोहम्मद यूनुस कौन है और शेख हसीना ऐसा क्या कदम उठाती हैं कि दोबारा खालिदा जिया उनके मद्दे मुकाबिल नहीं आ पाती, और वो कौन से 3 नाम थे जिनकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा, और बांग्लादेश में रिसेंट आने वाले सैलाब का इन सब से क्या रिलेशन है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।